कि मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन जीत तेरी पक्की होगी। हाँ जी, कि मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन जीत तेरी पक्की होगी। आज जिन जिन चीजों के पीछे तू भाग रहा है ना, एक वक्त आएगा कि ये सभी चीजें तेरे कदमों में रखी होगी। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, ब्लड। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें जीवन की लगभग बहुत सारी जानकारी इसमें छुपी हुई होती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। ब्लड क्या है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से अणु घुले होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको अंग्रेजी में तो हम लोग ब्लड कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको रक्त या रुधिर कहते हैं, उर्दू में इसको खून कहा जाता है ना। आप देखिए, जो ब्लड का जो अध्ययन होता है, तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ब्लड का अध्ययन करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो है कोलाइड विलयन है। कोलाइड यानी कि गाढ़ा समझ है ना, गाढ़ तो गाढ़ा एक पदार्थ है। अच्छा, कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विलयन का प्रकार है। समझिएगा, थोड़ा सा उदाहरण देखिए। जिस तरह आप लोग धुआं देखे, धुआं तो जब राख को जलाया जाता है तो राख के छोटे छोटे कण धुल कर वो धुआं हवा में जाकर मिल जाते हैं, तो वो एक कोलाइड का उदाहरण है। उसी प्रकार जो ब्लड होता है, तो इसमें जो ब्लड होता है तो ब्लड में छोटे छोटे कार्पस होते हैं, छोटे छोटे रुधिराणु होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, इसलिए ब्लड एक कोलाइड है। ब्लड क्या है? कोलाइड, गाढ़ा पदार्थ है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। पूरे ब्लड शरीर के वैसा कोई भाग नहीं होगा जहां ब्लड ना हो, नाखून और बाल को छोड़कर। समझ गए ना? इसमें डीएनए पाया जाता है, ब्लड नहीं, इसमें डीएनए पाया जाता है। क्लियर? इसलिए ब्लड एक क्या है? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक या एक कोलाइड विलयन है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो होता है शरीर के वजन का 7% होता है। मान लीजिए हमारा वेट अगर 50 केजी का है, तो 50 केजी का 7% निकालेंगे तो उतना ही हमारे शरीर में ब्लड होगा। कोई भी व्यक्ति है, उसी के शरीर में उसके वजन के अनुसार, उसके वजन से 7% ब्लड पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं जो मेल होता है, मेल मतलब पुरुष, उसमें 5.5 लीटर कॉमनली मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसलिए क्योंकि महिलाएं पुरुषों का खून चूसती है, चूसकर भर लेती है। ये बात सही है का? समझ गए ना? जो महिलाएं में 5 लीटर और पुरुषों में 5.5 लीटर, इसीलिए महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण शरीर में होता है, तो शरीर के कौन से भाग में होता है? तो देखिए, जब व्यक्ति वयस्क होता है, वयस्क मतलब जब बच्चा मतलब बच्चा हो जाता है, भ्रूण ना हो, माँ के गर्भ से उसका जन्म हो गया हो, तब उसका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या है समझिएगा। मुर्गा उर्गा तो खाए होंगे, तो मुर्गा खाने के बाद जो हड्डियां होता है, तो हड्डियां को चबाते हैं तो देखिएगा अंदरवा होल कुछ एकदम गाढ़ा पदार्थ उसमें भरा रहता है। वो जो गोल गोल खरीका जगह हुआ है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, और ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, जब बच्चा माँ के भ्रूण में हो, तो फिर वहां पर तो अस्थि मज्जा काम करेगा नहीं, तो वहां जो है ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अगर जे निर्माण ब्लड के निर्माण के क्षेत्र में देखें तो एडल्ट मतलब जब व्यक्ति वयस्क हो, तो उसका निर्माण, उसमें ब्लड का निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा आप लोग समझ गए होंगे। ये जो हाथ है, तो इसको अगर हम छील दे ऊपर वाला पापड़ा को, तो पहले मांस निकलेगा, चमड़ा के बाद मांस, उसके बाद हड्डी निकलेगा, तो हड्डिया को फोड़ेंगे तो अंदर उसमें थोड़ा थोड़ा खाली जगह होता है, उसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। खस्सी का आप लोग पैर और गोड़ी लोग खाते हैं ना, तो उसमें बोन मैरो होता है, उसमें बहुत सी सारी शक्तियां होती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें तो भरे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो क्लियर, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? एडल्ट में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, और जो बच्चा होता है तो बच्चा में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। लीवर का एक भाग होता है मीसोडर्म। लीवर क्या होता है, कैसे होता है? तो लीवर वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लीवर को बताएंगे। तब तक यहाँ पर समझिए कि जो बच्चा में ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर के मीसोडर्म वाला भाग में होता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं जो इसमें एक भाग पाया जाता है, प्लीहा इसको कहते हैं, या तिल्ली इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है, या इसको कब्र भी कहा जाता है। देखिए, ब्लड का निर्माण जो हमारे शरीर में होता है, तो ब्लड में जो कण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव और एक ठोस। तो जो ठोस वाला कण होते हैं वो मर जाते हैं, सबका अलग अलग रेंज है। जैसे कि आरबीसी है तो आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, डब्ल्यूबीसी 3 दिन में मर जाता है, प्लेटलेट 7 दिन में मर जाता है। तब यहाँ पर मर जाएगा तो फिर शरीर से बाहर निकलने के लिए जेसीबी तो नहीं आएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ शरीर में होना चाहिए ना। इसीलिए शरीर में भगवान एक अच्छा सा पार्ट बना दिए जिसका नाम है स्प्लीन या कब्र, स्प्लीन या उसको प्लीहा या उसको तिल्ली भी कहते हैं। क्लियर? तो वो जो ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं जो मर जाते हैं, वो जाकर स्प्लीन यानी कि तिल्ली में ही जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और वहां पर जो
होता है लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, मार देता है। इसीलिए जो हमारे जो नस में ब्लड दौड़ते हैं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यह दिक्कत होता है कब, जब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाए तब। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कब जमता है, जब कोई व्यक्ति अगर ज्यादा तैलीय पदार्थ खाए, ज्यादा वसा युक्त पदार्थ खाए, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ने लगती है। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ने लगती है तो उस जो धीरे धीरे उस नस को ब्लॉक करने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि रुधिर आदान प्रदान, मतलब कि उसमें चलता रहता है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु। ये ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होने की संभावना हार्ट में रहती है, क्योंकि शरीर के सबसे छोटे छोटे नस हार्ट में ही पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्लीहा होता है, एक आप लोग नाम सुने होंगे रोग का, मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, और इसमें यह जो प्रोटोजोआ होता है वह स्प्लीन यानी तिली या प्लीहा को मार देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। समझ गए ना, किसी को दिक्कत। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड का, अक्सर हम लोग पहले दूसरे क्लास में पढ़ते हैं कि ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। भाई क्यों लाल होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद तो पता नहीं है, लेकिन नहीं, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है एफी। एफी मतलब फेरस, उसका जो क्या है लैटिन नाम है, उसको हम लोग लोहा कहते हैं, आयरन। यह आयरन पाया जाता है, मतलब समझ गए ना, ब्लड में आयरन, फिर उसमें हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन का रक्त क्या होता है, लाल होता है। अच्छा बताइए, अगर एफी की कमी तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी तो ब्लड की कमी। यानी कि अगर जो एफी मतलब आयरन होगा, हीमोग्लोबिन की कमी ना होगा। जब आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम ना होगा। तो जब आयरन होगा, हीमोग्लोबिन कम ना होगा, तो ब्लड भी कम ना होगा। यानी कि शरीर में मतलब जितना चाहिए ब्लड उतना पर्याप्त मात्रा में रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा। समझ गए ना। तो ब्लड का जो रंग लाल होता है उसमें वो क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यही रीजन है कि ब्लड का रंग लाल होता है। आगे हम लोग देखते हैं जो ब्लड होता है, तो ब्लड हम लोग के शरीर में उसका काम क्या है। ब्लड किसी भी चीज का काम होगा ना, मान लिया शर्ट पहने तो शर्ट का काम क्या है, हमारे शरीर को ढका हुआ है ना। तो वही चीज है, बाइक है तो बाइक का काम क्या है, वो सवारी करना, कहीं से आना कहीं जाना, किसी को लेकर मर्सिडीज में घुमाना, हाँ किसी को लेकर डेट पर जाना, ये सब उसका काम है ना, है। समझ गए ना। फोन है तो फोनवा का क्या काम है, चैटिंग करना, उससे वीडियो कॉलिंग बतियाना, रतिया भर, सब उसका तो काम है ना, है। तो उसी तरह जो ब्लड है, तो ब्लड का भी अलग अलग काम है। तो देखिए ब्लड का मेनली दो ही काम होता है। पहला होता है कि तापमान नियंत्रण, और दूसरा होता है पदार्थों का परिवहन। तापमान नियंत्रण, देखिए जब तक हम लोग के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करेगा, यानी कि रक्त चलता रहेगा, ब्लड घूमता रहेगा, तब तक हम लोग जीवित रहेंगे, अन्यथा हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि जब ब्लड चलता है तो उसमें एक दूसरे के में घिसाव होता है। घिसाव यानी कि फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण ये टेम्परेचर ऊपर होता है, और हम लोग के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। देखिएगा कभी कभी शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि शरीर का टेम्परेचर कम क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। जब शरीर से टेम्परेचर बाहर आने लगता है तो शरीर तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है, और जब टेम्परेचर शरीर में प्रवेश करने लगता है तो फिर हम लोग को गर्मी महसूस करता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। हम लोग के शरीर का जो टेम्परेचर है ऑलरेडी 37 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में हम लोग को गर्मी लगता है। इसका रीजन क्या है कि जो आसपास का वातावरण है उसका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होगा तो फ्लो किधर करेगा, ज्यादा से कम वाला की ओर। तो तापमान से, वातावरण से तापमान हम लोग के शरीर में प्रवेश करने लगता है। यही रीजन है कि गर्मियों के दिन में हम लोग को गर्मी लगता है और ठंडियों के दिन में ठंडा लगता है। रीजन क्या है कि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहरी वायुमंडल का टेम्परेचर 4 डिग्री, 7 डिग्री, 12 डिग्री हो जाता है। यानी कि उधर कम हो गया, शरीर में ज्यादा, तो शरीर से टेम्परेचर निकलने लगता है। यही रीजन है कि हम लोग को ठंडा महसूस होने लगता है। और हम लोग को ठंड से बचने के लिए गुद्देदार यानी कि जो वैसे वस्त्र पहनते हैं जो कि टेम्परेचर को बनाए रखे, ताकि कोई भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत। तो ब्लड का कितने काम, दो। पहला कौन, तो तापमान नियंत्रण, तापमान किस तरह नियंत्रित करता है समझ गए। और दूसरा है पदार्थों का परिवहन, पदार्थ का परिवहन कौन करता है। अच्छा, पैर में घाव होता है, मुंह में दवाई खाते हैं, पैर के घाव ठीक हो जाते हैं। इसका पीछे रीजन क्या है, तो वो गया, पाचन हुआ, उसका पाचन होने के बाद ब्लड में मिल गया। अब ब्लड पूरे शरीर में दौड़ा है, जहां उसका आवश्यकता हो गया वहां वो जाकर क्या हो गया, मतलब लग गया। समझ गए ना। अच्छा, कभी कभी जो दवा हम लोग खाते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा कटा हुआ हम लोग ज्यादा दवा खा लिए,
तो एक ही में बहुत ज्यादा खा लेंगे तो मृत्यु हो जाएगा, उसमें कोई दूसरा बीमारी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो शरीर उसको मैनेज कर लेता है। वो शरीर मैनेज कैसे करता है, तो जितना आवश्यकता होता है ब्लड उसको उतना दे देता है, और किडनी में आकर वो जो सब चीज है, जो दवा होता है एक्स्ट्रा, वो किडनी उसको पेशाब में भेज देता है। और पेशाब का जो रंग होता है पीला, वो यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण होता है। जब हम किडनी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये सब बताएंगे कि जो पेशाब होता है, पेशाब यानी मूत्र, उसका निर्माण कैसे होता है। समझ गए ना? किसी कोई दिक्कत? तो ब्लड का कितने काम? 2। पहला तापमान नियंत्रण, दूसरा पदार्थों का परिवहन। अब पदार्थ में क्या हो सकता है? पदार्थ में पोषक तत्व हो सकता है, ताकि शरीर के सभी पार्ट्स में पोषक तत्व की जरूरी है। और CO2 होता है, CO2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उधर से CO2 लेकर कौन आता है? ब्लड ही लेकर आता है। और इधर से ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है? ब्लड ही लेकर जाता है। तो ब्लड लेकर किस किस रास्ते से जाता है? ऑक्सीजन। कौन से रास्ते से लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी ये ब्लड चैप्टर में वो नहीं पढ़ना है ना? आगे हम लोग देखते हैं और कोई भोज्य पदार्थ हो तो उसका भी परिवहन कौन करता है? ब्लड। क्लियर? शरीर में जो ब्लड पाया जाता है तो उस ब्लड में 90% क्या होता है? वाटर होता है। 90% वाटर मतलब 90% पानी होता है। समझ गए ना? और बाकी 10% अन्य कार्पस उसमें जुड़े हुए होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लड के कुछ जानकारी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड में जो कण होते हैं, अवयव उसमें जो घुले हुए होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं। तो मेनली हम लोग ब्लड को बांटे तो दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। मतलब दो समझने के लिए 2 क्षेत्र में उसको बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि ब्लड जो होता है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक लिक्विड है, दूसरा सॉलिड। लिक्विड मतलब ठोस पार्टिकल, लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड पार्टिकल मतलब कि द्रव कण, और सॉलिड पार्टिकल्स मतलब कि ठोस कण। तो देखिए जो लिक्विड पार्टिकल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ये जो होता है ब्लड में 55 से 60% होता है। और जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो ब्लड में 40 से 45% होता है। इसको हम लोग कार्पस यानी कि रुधिराणु कहते हैं। समझ गए? फिर से समझिएगा, ब्लड को कितने भाग में? 2। पहला है ठोस, दूसरा है लिक्विड। ठोस मतलब ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु यानी अंग्रेजी में उसको कार्पस। और दूसरा होता है द्रव। द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा से 2 प्रोटीन बनती है। पहला है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। पहला है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो दोनों प्रोटीनें हैं ये ब्लड क्लोटिंग में काम आती है। जब हम ब्लड क्लोटिंग बताएंगे, इसके अगले वाले वीडियो में ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताएंगे। मतलब कि रक्त का थक्का जमना, हम लोग बचपन में जानते हैं ना, ये रक्त का थक्का कैसे जमता है? विटामिन के कारण। वो सब नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है। विटामिन के काम क्या है? मुख्य चीज जो है अब समझना है। समझ गए ना? तो ये जो समझ गए, ब्लड को 2 भाग में, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड वाला कौन सा है? उसको प्लाज्मा। उसकी मात्रा कितनी? 55 से 60। सॉलिड वाला को क्या कहते हैं? कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। उसकी मात्रा कितनी होती है? उसकी मात्रा 40 से 45। अच्छा अब समझते हैं इसको। ये तो याद हो गया। प्लाज्मा कितने प्रकार की प्रोटीन बनाता है? 2। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें एक और चीज होता है जिसका हम लोग नाम देंगे एंटीबॉडी। अच्छा ये एंटीबॉडी क्या है? जब हम ब्लड क्लोटिंग पढ़ाएंगे, ब्लड क्लोटिंग नहीं, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स में कौन कौन घुले होते हैं इसको पढ़ाएंगे। तो उसी समय हम आप लोग को बता दें कि जो एंटीबॉडी क्या है, शरीर को जो सुरक्षा कैसे देता है। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं, कोरोना हाल फिलहाल में बीता है। कोरोना बहुत ही भयंकर था। बाप रे बाप, कितने घर को उजाड़ दिया, कितने घर को बचा दिया, पता नहीं चला ये कोरोना क्या कर दिया। समझ गए ना? तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि देखिए जो सॉलिड पार्टिकल्स है, तो सॉलिड पार्टिकल को हम लोग कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स से रुधिराणु कहते हैं। ये ब्लड में इसकी मात्रा 40 से 45% होती है। अच्छा ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, क्या इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं कि और सब इसमें अवयव जुड़े होते हैं? नहीं, कई प्रकार के। इसमें 3 होते हैं। पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ब्लड 2, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड में 2 प्रोटीन, कौन कौन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। सॉलिड में कितने कण? 3, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। समझ गए? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसको एक बार में देखिए, हर चीज कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होता है। समझ गए ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर इसको लिख सकते हैं, लिखकर याद कर लीजिए ताकि याद रहे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ये तो थोड़ा सा कॉमनली मतलब बेसिक चीजें है। बाकी जो मुख्य चीजें है अब हम लोग को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है, कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या भूमिका है हम लोग के शरीर में। उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। देख लीजिए ना, 3 दिन में डब्ल्यूबीसी मर जाता है, 120 दिन में आरबीसी मर जाता है, 7 दिन में प्लेटलेट्स मर जाता है। मतलब
ये हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए इसको, कमेंट वगैरह जो भी है वीडियो देखने के बाद जो मन में आए कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।